तो कैसे ये CSMA-CD वर्क करता है, ये फ्लो चार्ट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज करो एक शेयर्ड मीडियम है जिस पे 4 स्टेशंस कनेक्टेड हैं ABCD। अब A को डेटा ट्रांसमिट करना था और D को भी डेटा ट्रांसमिट करना था। दोनों ने सेम टाइम पे सेंस किया कैरियर को और दोनों को कैरियर जो है वो आइडल मिला, क्योंकि उस टाइम कोई भी दूसरी स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट नहीं करी थी। तो दोनों ने एक साथ सेंस किया कैरियर को, तो दोनों को कैरियर जो है वो आइडल मिला। ए ने अपना पैकेट 1 ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया और डी ने भी अपना पैकेट 1 ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, जब दोनों ही सेंटर पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिशन हो जाएगा। और जैसे ही कोलिशन होगा, ये कोलिशन सिग्नल वापस इन स्टेशंस के पास भी पहुंचेगा, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि जो उन्होंने फ्रेम ट्रांसमिट किया था वो कोलाइड हो चुका है। यहाँ पर इनिशियली n इक्वल्स टू क्या होगा, a के लिए भी 0 होगा और d के लिए भी 0 होगा। फिर दोनों ही सेंस करेंगे कैरियर को, दोनों को ही वो क्या मिल गया, आइडल मिल गया। दोनों को आइडल मिल गया तो दोनों ने ट्रांसमिट कर दिया फ्रेम को, लेकिन क्या हुआ, कोलिजन आ गया। जैम सिग्नल सेंड किया जाएगा ये बताने के लिए बाकी स्टेशंस को कि कोलिजन हो चुका है और उन्हें अब अपना ट्रांसमिशन नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा, दोनों ही A और D में कोलिजन आ चुका है पैकेट 1 के लिए, तो दोनों के लिए n की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 1 और 1। ठीक है। अब रिक्वायर्ड लिमिट सपोज है कि वो 5 टाइम्स मैक्सिमम रीट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रेम को। तो क्योंकि n तो अभी 1 हुआ है दोनों का, तो क्या रिक्वायर्ड लिमिट रीच हो गई है, क्या नहीं हुई है। तो क्या होगा, दोनों स्टेशंस क्या करेंगी, एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगी 0 से 2 to the power n-1 और दोनों की वैल्यू क्योंकि n इक्वल्स टू 1 है तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, तो 2 - 1 इज़ 1। तो 0 और 1 में से दोनों को ही एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना होगा और फिर बैक ऑफ टाइम कैसे निकलेगा, जो भी इन्होंने रैंडम नंबर सेलेक्ट किया होगा उसके साथ टाइम स्लॉट का मल्टीप्लिकेशन होगा, उतनी टाइम के लिए उनको वेट करना पड़ेगा और फिर से कैरियर को सेंस करना होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि दोनों का ही पैकेट कोलाइड हो गया तो उस केस में दोनों ने ही n की वैल्यू को 1 कर दिया और वो रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे 0 से 2 की पावर n-1। तो ये हो गया 0 और 1। इनके पास नंबर्स क्या हैं, 0 और 1। इनमें से ही, इन दोनों नंबर्स में से ही इनको कोई नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे A ने 0 सेलेक्ट किया, D ने भी 0 सेलेक्ट किया, A ने 0 सेलेक्ट किया, D ने 1 किया, A ने 1 किया, D ने 0 किया और A ने भी 1 किया और D ने भी 1 किया। क्योंकि इसमें से कोई भी एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करेगी स्टेशन, तो उसके 4 पॉसिबल केसेस बने। अगर दोनों ने ही रैंडम नंबर 0 सेलेक्ट किया, दोनों जो हैं उनका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम क्या होता है, k इंटू टाइम स्लॉट, तो दोनों का ही वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और दोनों इमीडिएटली फिर से कैरियर को सेंस करेंगी और दोनों ही एक साथ, दोनों को अगर आइडल मिला एक साथ तो फिर से वो एक साथ ट्रांसमिशन करेंगे और फिर से कोलिजन हो जाएगा। तो इस केस में अगर दोनों ने 0 0 सेलेक्ट किया रैंडम नंबर तो उस केस में कोलिजन आ जाएगा। सिमिलरली अगर दोनों ने 1 1 सेलेक्ट किया तो उस केस में भी क्या होगा, दोनों एक ही टाइम स्लॉट के लिए वेट करेंगे, सेम टाइम के लिए वेट करेंगे और वापस से कैरियर को सेंस करेंगे। दोनों को आइडल मिला तो दोनों एक साथ ट्रांसमिट कर देंगे और वापस से कोलिजन हो जाएगा। तो ये दोनों केसेस 0 0 और 1 1 ये दोनों केसेस किसके हैं, कोलिजन के हैं। लेकिन अगर A ने 0 सेलेक्ट किया और D ने 1 किया तो उस केस में क्या होगा, A का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 0 और D का कितना हो जाएगा, टाइम स्लॉट, क्योंकि 1 इंटू टाइम स्लॉट हो जाएगा। तो उस केस में A को चांस मिल जाएगा कैरियर को सेंस करने का और उसे आइडल मिल जाएगा और वो ट्रांसमिट कर देगी डेटा और विदाउट कोलिजन उसका डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन अगर A ने 1 सेलेक्ट किया, D ने 0, तो उस केस में D का वेटिंग टाइम 0 हो गया, यानी वो उसी टाइम इमीडिएटली कैरियर को सेंस करेगी, उसे आइडल मिला तो उसी टाइम पैकेट को ट्रांसमिट कर देगी। तो यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि A के सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो क्या होगी, 1/4, क्योंकि टोटल कितने हैं, 4 केसेस। तो 4 में से एक ऐसा चांस है जिसमें A जो है अपना डेटा जो है इमीडिएटली ट्रांसमिट कर सकता है कैरियर को आइडल सेंस करने के बाद। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। सिमिलरली B के लिए भी क्या हो जाएगी, 1/4, क्योंकि उसे भी एक ही चांस मिलेगा आउट ऑफ 4।
और कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कोलिजन्स हो रहे हैं आउट ऑफ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोलिजन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। सपोज करो कि स्टेशन डी जो है, ये वाला केस हम ले रहे हैं कि ए को 1 टाइम स्लॉट के लिए वेट करना है और डी को वेट नहीं करना, उसका वेटिंग टाइम 0 है। इसका मतलब है कि डी ने बिना वेट किए हुए कैरियर को सेंस किया, उसे आइडल मिला और उसने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। अब फिर से ट्रांसमिशन हो रहा है, अब इसका टाइम ख़त्म हो गया ए का वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम ख़त्म हुआ तो ए ने भी सेंस करना स्टार्ट किया कैरियर को और डी ने भी, क्योंकि डी को भी पैकेट 2 को ट्रांसमिट करना था तो इसलिए उसने भी सेंस करना स्टार्ट किया। ए किसके लिए सेंस कर रहा है, पैकेट 1 के लिए कैरियर को, क्योंकि उसे उसका पैकेट 1 तो ट्रांसमिट हुआ ही नहीं, जबकि डी का एक जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है जब ए स्टेशन वेट कर रही थी रैंडम 1 टाइम स्लॉट के लिए। तो डी का पैकेट 2 ट्रांसमिट होना है और ए का पैकेट 1 ट्रांसमिट होना है। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू, अब क्या हुआ, दोनों ने एक साथ कैरियर को सेंस किया, दोनों को आइडल मिला, दोनों ने डेटा पैकेट्स को सेंड करना स्टार्ट किया। ए फर्स्ट वाले पैकेट को ट्रांसमिट कर रही है स्टेशन और डी पैकेट 2 को ट्रांसमिट कर रही है। यहाँ पर आके दोनों का कोलिजन हो जाएगा और ये सिग्नल दोनों के पास पहुँचेगा और दोनों को पता चल जाएगा कोलिजन हो चुका है। अब पैकेट 1 के लिए सेकंड कोलिजन है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोलिजन तो यहाँ पर हो चुका था। अब ये पैकेट 1 के लिए सेकंड कोलिजन है, लेकिन यहाँ पर पैकेट 2 के लिए कोलिजन नंबर क्या है 1। पैकेट 2 जो है वो फर्स्ट बार कोलिजन में आया है, यहाँ पैकेट 1 आया था, यहाँ पैकेट 2 आया है, इसीलिए दोनों ही अलग अलग हैं तो इसका कोलिजन नंबर क्या रहेगा 1। इसकी रेंज क्या होती है रैंडम नंबर्स की, 0 to the power 2 to the power n-1, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 - 1 is 3, तो 0 से लेकर 3 तक की रेंज है इसके पास, 0, 1, 2, 3, और इसके पास क्या होगी 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 is 2, 2 - 1 is 1, तो 0 और 1 की रेंज इसके पास रहेगी सिलेक्ट करने के लिए। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, ए ने 0 सेलेक्ट किया, डी ने भी 0 सेलेक्ट किया, फिर ए ने 0 ही सिलेक्ट किया है, डी ने 1 किया, ए ने 1 सेलेक्ट किया, डी ने 0 किया, ए ने 1 सेलेक्ट किया, डी ने 1 सेलेक्ट किया। तो इस टाइप से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे ए के और डी के, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1। अब 0, 0 पे क्या होगा कोलिजन, दोनों ही वेट नहीं करके एक साथ फिर से कैरियर को सेंस कर रही हैं और एक साथ डेटा को ट्रांसमिट कर रही हैं। सिमिलरली 1, 1 में भी कोलिजन आएगा क्योंकि दोनों ने सेम टाइम सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर 0, 1 हुआ तो उस केस में किसको वेट करना पड़ेगा, डी को, यानी कि सक्सेसफुली कौन ट्रांसमिट कर देगा फ्रेम, ए, क्योंकि ए का वेटिंग टाइम जो है वो कम होगा। फिर यहाँ पर किसको वेट करना पड़ेगा, अगर ए का 1 है और डी का 0 है तो ए को वेट करना पड़ेगा, यानी सक्सेसफुली कौन ट्रांसमिट कर लेगा, डी, यानी डी जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर लेगा। फिर 1, 1 पे कोलिजन आ जाएगा, 2, 0 पे, तो डी का टाइम कम है तो ए को वेट करना पड़ेगा, यानी डी सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर लेगा। फिर यहाँ पर 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो किसका कम टाइम है, डी का, तो यहाँ पर भी डी डेटा ट्रांसमिट कर देगी, स्टेशन डी जो है वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगी। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डी ट्रांसमिट कर देगी स्टेशन, यहाँ पर भी डी। अब देखो डी को ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, ए को सिर्फ एक बार ट्रांसमिट करने का चांस मिला। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो पिछली बार भी क्या हुआ था कि डी जो है वो विन कर गया था, डी जो है वो विन किया था डेटा को पहले ट्रांसमिट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता है कि जो विनिंग स्टेशन होती है उसके ही ज़्यादा चांसेस होते हैं नेक्स्ट टाइम पैकेट को सेंड करने के। तो यहाँ पर अगर हम सक्सेस निकालें कि कब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, ए का सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिशन की, वो क्या हो जाएगी 1/8, क्योंकि ए सिर्फ एक ही बार आया है आउट ऑफ 8 कॉम्बिनेशंस। और डी के कितने हो गए, देखो डी कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सक्सेसफुली डेटा को ट्रांसमिट करने की 5/8। और कोलिजन्स के लिए कितना हो जाएगा, 2 बार आया तो 2 आउट ऑफ 8 यानी कि 1/4। देखो पहले क्या थी 1/2 कोलिजन की प्रोबेबिलिटी, अब क्या है 1/4, यानी कोलिजन्स रिड्यूस हो रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग स्टेशन की डेटा को ट्रांसमिट करने की वो बढ़ रही है। तो इस टाइप से जो है, जैसे अगर सपोज़ ए की जो है उसमें पैकेट्स में कोलिजन आता जा रहा है
तो उसकी लिमिट रीच हो जाएगी और लिमिट रीच होने के बाद वो क्या करेगी, अपना ट्रांसमिशन, ए स्टेशन जो है अपना ट्रांसमिशन अबॉर्ट कर लेगी। तो इस टाइप से ये जो है CSMA-CD प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं CSMA-CD के? स्टेशन कैन नॉट सेंस द इंटायर चैनल इज़ फ्री और नॉट। तो सारे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस में यही प्रॉब्लम है। तो CSMA-CD में क्या प्रॉब्लम है कि स्टेशन जो है पूरी चैनल फ्री है कि नहीं फाइंड आउट कर सकती है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है स्टेशन का चैनल के साथ, सिर्फ उस पॉइंट पे कोलिजन है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकती है स्टेशन, लेकिन इंटायर चैनल फ्री है कि नहीं ये नहीं फाइंड आउट कर सकती, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कोलिजन हो जाते हैं। इसका दूसरा क्या है, देयर इज़ नो एक्नॉलेजमेंट फॉर द कोलिजन। अगर कोई कोलिजन हो जाता है तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर स्टेशन अपना ट्रांसमिशन कंप्लीट कर चुकी है, उसके बाद उसका फ्रेम का कोलिजन वाला डेटा आता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर सकती है कि ये उसी के फ्रेम का डेटा जो है वो कोलाइड हुआ है, उसी का डेटा जो है वो करप्ट हुआ है। वो कब तक डिटेक्ट कर सकती है, जब तक वो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है और उसी टाइम में उसके पास कोलिजन सिग्नल आ जाता है। तो अगर उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है तो वो फाइंड आउट नहीं कर सकती, डिटेक्ट नहीं कर सकती है कि कोलिजन हुआ है उसके फ्रेम के साथ। का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि कोलिजन हो गया है, जिसकी वजह से कोई भी स्टेशन ये फाइंड आउट नहीं कर पाती है आफ्टर ट्रांसमिशन कि उसका डेटा कोलाइड हो गया है, करप्ट हो गया है और उसे रीट्रांसमिट करना है।